हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 के सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2, रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर में हम सब कुछ पढ़ेंगे, इंडिया में कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, किसका कब तक राज रहा, किसने किस तरीके से राज करा, कैसी पॉलिसीज रही, किस तरह डिक्लाइन हुआ, सब कुछ हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलो अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे अर्ली 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी जिसका मतलब है 1000 से लेकर के 1100 तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो 100 साल हुए, इसे हम बोलते हैं 11th सेंचुरी। जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे इंडिया में हिंदू कुश माउंटेन से होकर सेंट्रल एशिया की तरफ से बहुत सारे इन्वेडर्स इंडिया में एंटर कर रहे थे, अब जो कि मेनली टर्किक और अफगान की ओरिजिन के हुआ करते थे, जिनका इंडिया में आने के 3 मकसद हुआ करते थे। पहला, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना। दूसरा, वेल्थ को कॉन्क्वेर करना, हमारे इंडिया से पैसा लूटना। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना। क्योंकि ये जो लोग थे, ये सब इस्लाम के ओरिजिन के थे, तो हमारे यहाँ पे अपने इस रिलीजन को स्प्रेड करना इनका एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था इंडिया में आने का। फिर हम आगे देखेंगे 13th सेंचुरी की शुरुआत में तब तक जाते जाते क्या क्या चीजें हुई, जिसमें हम सबसे पहली चीज पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1192 में पृथ्वीराज चौहान, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत अच्छा खासा रीजन को वो राज करते थे, उनको मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। जिसके बाद टर्किक अफगान ओरिजिन की ही 5 डायनेस्टीज इंडिया में यानी कि दिल्ली में बेसिकली राज करने के लिए आती है, जिसमें सबसे पहली होगी ममलूक डायनेस्टी, फिर होंगी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, जिसको हम मिलाकर कहते हैं दिल्ली सल्तनत। अब यही हमारे इंडिया वाले रीजन में बहुत टाइम तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक राज करेंगे। इसी की हम लोग बात करते हैं हमारे दिल्ली सल्तनत, जो कि हम देखेंगे कि बहुत बड़े एरिया में इन लोगों ने राज करा। लेकिन जो कुछ रीजन थे, जैसे कि ईस्टर्न गंगा वाला, होयसाला वाला, इन वाले रीजन्स में ये लोग राज नहीं कर पाए थे। अब क्या क्या चीजें हुई, कैसे हुई, जरा उसको पढ़ लेते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज है, तो हर डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स हुआ करते थे, जिसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस टाइम पे बहुत हुआ करती थी, कि रीजन और रिलीजन जो भी था वो सब कुछ बहुत इनस्टेबल था, उनकी पॉलिसीज बहुत इनस्टेबल थी। और जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट रिजल्ट क्या था इस चीज का, कि हमारे बहुत से टेम्पल्स इन लोगों ने डिस्ट्रॉय करे, हमारे यहाँ से प्लंडरिंग करी यानी कि चोरी करी। और जो इनका सक्सेशन हुआ करता था, यानी कि राजा के बाद कौन सा बेटा राजगद्दी संभालेगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन, ये बहुत वायलेंट हुआ करता था। अब ये वायलेंट क्यों था, क्योंकि ये लोग फॉलो करते थे को पार्सनली सिस्टम। इसका मतलब होता है कि सारे बेटों में से जो भी एबल बेटा होगा, जो बड़ा नहीं हो, जो बड़ा होगा वो नहीं, बल्कि जो एबल होगा, वॉर करके पता चलेगा, बैटल करके पता चलेगा कि सबसे ज्यादा योग्य कौन है, और वही जो होगा वो राजगद्दी को संभालेगा। जिसकी वजह से इन लोगों का जो टेन्योर रहता था राज करने का, वो एवरेज टेन्योर 9 साल तक ही रह जाता था, जो कि बहुत एक लंबा समय नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे 14th सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ। अलाउद्दीन खिलजी, जिसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन करे थे और कहा था कि बहुत बड़ा इंडिया जो है मेरे अंडर राज कर रहा था, खासकर नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट, जहाँ पे खिलजी ने बहुत से एरिया में राज करा था। इवन मंगोल की इन्वेजन से भी हमारे इंडिया को इसने बचाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसलिए खुद को ना ये सिकंदर सैनी यानी कि सेकंड अलेक्जेंडर खुद को बुलाता था, क्योंकि जिस जिस तरह अलेक्जेंडर का बहुत बड़े एरिया पे राज था, इस तरह अलाउद्दीन खिलजी का भी बहुत बड़े एरिया पे राज था। लेकिन इनके कुछ समय बाद यहाँ पे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के, जिनका एक्चुअल में बहुत बड़े एरिया पे राज रहा। इवन अगर कहे तो मौर्य एम्पायर के बाद इतने बड़े पूरे के पूरे एंटायर सब कॉन्टिनेंट पे राज करना, सिर्फ थोड़ा सा पार्ट छोड़कर, पहली बार ऐसा हो रहा था मौर्य एम्पायर के बाद। इसलिए एक्चुअल में तो अलेक्जेंडर इसको होना चाहिए, लेकिन थे कौन, अलाउद्दीन खिलजी थे। उसके बाद हम बात करेंगे तुगलक के, जो इतना बड़ा एरिया पे उन्होंने राज करा, उसके बाद भी वो कुछ पॉलिसीज उन्होंने ऐसी इंट्रोड्यूस करी जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। उन्होंने क्या करा, अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा, और फिर दौलताबाद से दोबारा दिल्ली शिफ्ट करा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई। दूसरा, इन्होंने टोकन करेंसी को इंट्रोड्यूस करा, यानी कि इन्होंने सिल्वर कॉइन्स की जगह ब्रॉन्ज कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा, जिसको फेक कॉइन बनाना या जिसका फेक कॉइन बनाना बहुत आसान हुआ करता था। तो जो फॉरेन मर्चेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, उन लोगों ने इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, क्योंकि पूरी टेरिटरी में बहुत सारे थे। तीसरा, टैक्सेशन इन दोआब। इन्होंने ना जो दोआब वाला रीजन होता है, यानी कि दो नदियों के जो बीच का रीजन जो बहुत फर्टाइल होता है,
यहाँ पे इन्होंने टैक्सेस को बहुत बढ़ा दिया था, जिसकी वजह वो भी फेमाइन के टाइम पे जब भुखमरी छा रही थी, जिसकी वजह से पीसेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। इस वजह से जो इनका ये रीजन था, जो इनका रूल रहा, इतने सारे इतना अच्छे बड़े एरिया पे राज करने के बाद भी काफी शॉर्ट लिव्ड टेन्योर इनका रहा। इसके बाद जो भी अब यहाँ पे सुल्तान्स हुआ करते थे ना दिल्ली सल्तनत की, इन लोगों ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा हुआ था विच वाज कॉल्ड जिजिया। बेसिकली एक टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम लोग हैं जो उनके अंडर यहाँ पर हैं, तो जो उनमें से नॉन मुस्लिम है उसको उनको एक टैक्स देना हुआ करता था विच वाज एक एक्स्ट्रा टैक्स था बेसिकली वो, ताकि उनको मिलिट्री से प्रोटेक्शन मिलती रहे। अब इससे जो नॉन मुस्लिम है वो तो उदास हो गए, लेकिन जो मुस्लिम हुआ करते थे वो बड़े खुश होते थे क्योंकि उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ता था। आगे हम बात करेंगे 14th सेंचुरी में एक टर्किक यानी कि एक मंगोल रूलर थे हुज नेम इज तिमूर। वो इंडिया में आए थे और इन्होंने दिल्ली को बहुत अटैक करा, प्लंडर करा, यहाँ से चोरी भी वो लोग करके लेके गए थे। अब आगे आप पूरे चैप्टर में एक वर्ड पढ़ोगे बार बार इनफाइडल्स, जिसका मतलब होता है वो लोग जो रिलीजन है, जो रूलर का जो आपका रूलर है उसका जो रिलीजन है उसको नहीं फॉलो करते हैं, उसको नहीं मानते हैं, उन लोगों को हम बोलते हैं इनफाइडल्स। यानी कि जो भी रूलर का रिलीजन, फॉर सपोज अगर इस्लाम है, तो जो भी आपके अंडर जो यहाँ पे लोग हैं उस टेरिटरी में जो इस्लाम नहीं है वो सब लोग कौन हुए, इनफाइडल्स हुए। ये टर्म बार बार आएगा। अब अगर बात करें इस दिल्ली सल्तनत की पांचों डायनेस्टी को किस किसने रोका अपने अपने एरिया में आने से, सबसे पहले थे वो ईस्टर्न गंगा किंगडम, कलिंगा यानी कि उड़ीसा वाला पार्ट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर थे नेम नरसिंह देव वन। इन्होंने ना इवन कोणार्क का सन टेम्पल तक बनवाया था और इन्होंने अपने एरिया में इनको आने से बिल्कुल रोका था। दूसरे इसके बाद आएंगे होयसाला किंगडम जो कि साउथ इंडिया में कर्नाटक वाला पार्ट है। इन्होंने भी काफी अच्छी कुछ टेरिटरीज, कुछ इन्होंने पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी थी और इन्होंने अपने एरिया में दिल्ली सल्तनत को आने से रोका भी था। लेकिन 14th सेंचुरी में ना कुछ अपने अंदर इन टेरिटरी के अंदर ही कुछ कन्फ्लिक्ट होने लग गए थे, जिसकी वजह से बाद में ना ये विजयनगर एम्पायर बन गया था। इसके बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। अभी आप लोग याद रखना कि होयसाला किंगडम ही बाद में विजयनगर एम्पायर बनेगा। इसका आपने जगह देख ली कहाँ पर है ये। अब देखो नेक्स्ट आएंगे हम लोग बहामानी सल्तनत जो कि डेक्कन में थी। ये देखिए आपने इस होसाला वाले किंगडम के जस्ट ऊपर यानी कि इसके नॉर्थ में जो कि मिड 14th सेंचुरी में आई थी, ये थी आपकी बहामानी सल्तनत। उसके बाद राणा कुंभ है आपके राजस्थान के जो कि 15th सेंचुरी में थे। इन्होंने भी इनको बिल्कुल रोक के रखा था, जो कि एक मेवाड़ के रूलर थे। अब मेवाड़ और मारवाड़ क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे हम। अब ये जो राणा कुंभ थे इन्होंने कुंभलगढ़ फोर्ट भी बनाया था अरावली हिल्स में, जो कि इवन 36 किलोमीटर की लंबी दीवारें इसके अंदर थी। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखो हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर की, जिसकी अभी हमने बात करी थी कि जो होसाला किंगडम था बाद में वही विजयनगर एम्पायर बनेगा। लेकिन देखो इसकी शुरुआत कैसे होती है। बेसिकली 14th सेंचुरी में दो भाई होते हैं, हरिहरा एंड बुक्का। ये एक संत से पूछते हैं विद्यारण्य जी से कि हम कहाँ पर अपने एरिया को, अपने किंगडम को स्टैब्लिश करें। तो ये उनको एडवाइस करते हैं कि आप हम्पी में जो कि कर्नाटक के अंदर है वहां पे अपने एक इंडिपेंडेंट किंगडम को आप स्टैब्लिश करो। और उन्होंने वही करा और वहां पे उन लोगों ने हिंदू कल्चर को प्रमोट भी करा। अब अगर बात करें मैं बहामानी सल्तनत की जो कि इस विजयनगर एम्पायर से बिल्कुल ऊपर की तरफ थी, जैसा आप यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पे कि इसके अंदर ना बाद में काफी कंफ्लिक्ट होते हैं और ये भी 5 डेक्कन सल्तनत में टूट जाती है। बीजापुर, गोलकंदा, बेरार, अहमदनगर और बीदर, इन सब में आपकी बहमानी सल्तनत टूट जाती है। इन्हें हम बोलते हैं डेक्कन सल्तनत। अच्छा अब देखो हम बात करूंगी विजयनगर एम्पायर जो था वो बिल्कुल पीक वाले पे था, मतलब बहुत ऊंचा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था कृष्ण देवार्य के टाइम पे। इवन इन्होंने एक तेलुगु की एपिक थी अमुक्तमाल्यादा, वो भी इन्होंने लिखी थी। लेकिन विजयनगर एम्पायर जो था ना उसको, जो डेक्कन सल्तनत का जो कुलिएशन था उन्होंने हरा दिया था। और जिसमें आपका विजयनगर एम्पायर हार जाता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और एम्पायर की डिक्लाइन हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा, जो कि 1565 में हुआ था। यानी कि बैटल ऑफ तालिकोटा जो कि 1565 में हुआ, इसमें विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत दोनों के बीच में हुआ और विजयनगर एम्पायर वो हार जाता है। फिर हम बात करेंगे मुगल्स की। यहाँ तक का हम लोगों ने पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत और डेक्कन सल्तनत किस तरीके से होयसाला थी विजयनगर का पार्ट बनी, बाद में विजयनगर को भी बहामानी ने हरा दिया और बहामानी खुद बाद में डेक्कन सल्तनत में टूट चुकी थी। यहाँ तक का क्लियर हुआ। देखो बात करेंगे मुगल्स की। इसमें आपके सबसे स्टार्टिंग में आएंगे दो नाम। एक नाम होगा आपका इब्राहिम लोदी और एक होगा बाबर। इब्राहिम लोदी, देखो कि ये लोदी यानी कि लोदी डायनेस्टी जो कि आपके दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था बिल्कुल। और बाबर जो कि टर्किक मंगोल रूलर थे, जो कि समरकंद वाले एरिया से उनको निकाल दिया गया था तो वो इंडिया में आ गए थे।
इन दोनों के बीच में एक बैटल होता है 1526 में, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ पानीपत, विच वाज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। प्लीज आप लोग इसको याद रखना। अब यहाँ पे बाबर आता है और बाबर जो है वो जीत जाता है। इन दोनों के बीच में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में और बाबर जीत जाता है। और बाबर का टर्म रहता है, टेन्योर रहता है राज करने का, वो रहता है 1526 से 1530 तक का। और ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, ये फाउंडेशन होता है मुगल एम्पायर का। यहाँ से मुगल एम्पायर की नींव रखी जाती है। अब यहाँ पर भाजसा मैंने लिखा हुआ है। भाजसा, आपको पता है ना, भाजपा इज अ पार्टी, बीजेपी पार्टी। तो उसी का यहाँ पर उसी से बनाया मैंने भाजसा। और ये क्या है, मुगल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनका टेन्योर है ये। जिसका मतलब होता है बी फॉर आपका बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां और ए फॉर औरंगजेब। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, बात करेंगे हम हुमायूं की। 1530 से लेकर के 40 तक, और बाद में ये चले गए थे और इनके जाने का फायदा उठाता है शेर शाह सूरी, जो कि एक अफगान का लीडर होता है। जब वो चले गए थे, यहाँ से उनको भगा दिया था, तो उसके बाद वो अपना यहाँ पर सूर एम्पायर यहाँ पे स्टैब्लिश करते हैं नॉर्थ इंडिया में, और काफी लॉन्ग टर्म तक 10-15 साल तक यहाँ पे राज भी करते हैं। लेकिन शॉर्ट लिव था, बाद में दोबारा हुमायूं आते हैं और इसको दोबारा से कॉन्क्वेर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाते, 1 साल बाद ही वो मर जाते हैं। फिर हम देखेंगे आएगा इसके बाद सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अब ये किसके बीच में हो रहा है, ये होता है हेमू, हुज नेम इज हेमचंद्र विक्रम आदित्य, जो कि सूरी के रूलर होते हैं, जो कि दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। इनके और अकबर के बीच में वॉर होता है, लेकिन इसमें भी अकबर जीत जाते हैं। जिस तरीके से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी, उस तरीके से सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि हेमू और अकबर के बीच में हुआ, इसमें अकबर जीत जाते हैं और यहाँ पर एक्सपेंशन होने की मुगल एम्पायर की और ज्यादा तीव्रता बढ़ जाती है। ओके। अब देखो, हम नेक्स्ट बात करेंगे अकबर की। अब अकबर के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया, तो अकबर को पढ़ लेते हैं जरा। अकबर जो कि 13 साल की उम्र में ही एम्परर बना दिए गए थे। इन्होंने एक फोर्ट के बाहर खड़े होकर राजपूत के बहुत समय तक उनके बाहर निकलने का इंतजार करा, उनसे लड़ने के लिए करीब करीब 5 महीने तक ही खड़े रहे। लेकिन बाद में ये लोग खुद ही अंदर घुस गए और यहाँ पे इन्होंने कई लोगों को मारा। इवन ऐसा कहते हैं कि 30,000 सिविलियंस को यहाँ पर इन्होंने मार दिया था। किसने? अकबर ने। इवन जो यहाँ की वुमेन थी, उन्होंने जौहर कमिट करा था। जौहर का मतलब एक कुएं में कूद जाना, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि ये इसके लिए कि उनको पता है अगर वो अकबर की पकड़ में आ गई, तो इनके साथ या तो इनको इंस्लेव बना दिया जाएगा, या फिर इनके साथ दुर्व्यवहार करा जाएगा, चाहे सेक्सुअली हरेस करना हो या कुछ भी करना हो, वो करा जाएगा। इससे बचने के लिए वो लोग इस कुएं में कूद जाती है। इसी को हम बोलते हैं जौहर, जो कि आज भी इस फोर्ट में है, जिसे हम बोलते हैं जौहर कुंड। अब अकबर मैंने बोला क्योंकि अकबर स्टार्टिंग में बहुत ही रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। उन्हें किसी भी रिलीजन, कोई इस्लाम के अलावा कोई भी रिलीजन पसंद नहीं होता था। तो उन्होंने इनफाइडेलिटी के सारे ही साइंस मिटाने के लिए बहुत लोगों को मारा था, तो भी लोग उनके सामने आए। लेकिन धीरे धीरे करके जब उनका एम्पायर ग्रो करता है, आगे बढ़ता है, तो कुछ मैरिज अलायंस करते हैं, कुछ शादी करते हैं, राजपूत रूलर्स के साथ अच्छे कांटेक्ट बनाते हैं। इवन जो जिजिया नाम का टैक्स हुआ करता था, वो उसको एबॉलिश कर देते हैं। और इसके ही साथ साथ वो सबको एक साथ रहने का जो डॉक्ट्रिन था, सुल ई कुल, जिसका मतलब होता है पीस विद उल ऑल, इसको जो है वो प्रमोट करते हैं। तो बाद में बड़े अच्छे अच्छे काम थोड़े से अकबर ने करे थे। अकबर की बायोग्राफी लिखने वाले थे अबुल फैजल। बेसिकली ये एक 3 वॉल्यूम बुक थी, एन अकबरी, जिसमें अकबर के बारे में था, अकबर ने क्या करा, कैसे करा, उनकी विक्ट्री, सब कुछ उसमें लिखी हुई थी। अकबर को ना संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ने का बहुत शौक था। इसके लिए उन्होंने हाउस ऑफ ट्रांसलेशन सेटअप कराया था फतेहपुर सीकरी में, जिसमें वो संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। अब चाहे वो हमारी रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, और चाहे वो पंचतंत्र हो, उन्होंने काफी कुछ पढ़ने के लिए इनको ट्रांसलेशन कराया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें हम जहांगीर की, तो जहांगीर जिनका एक अच्छा खासा टेन्योर रहा था, हालांकि इनका बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं था और उन्होंने कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं करे थे। बस हाँ, एक आर्ट को लेकर इनका थोड़ा सा प्रेम था। तो 1605 से 27 तक इनका राज रहा था। फिर अगर हम बात करें शाहजहां की, जो कि 1628 से 58 तक रहे थे। इन्होंने हमको बताया, शाहजहां को हम याद रखते हैं कि इन्होंने ताजमहल बनवाया था अपनी बेगम की याद में, इन्होंने ही रेड फोर्ट बनवाया था। लेकिन हुमायूं टॉम्ब को बनाने में इनका हाथ नहीं था, वो तो पहले ही बन गया था हुमायूं के जाने के बाद उनकी बेगम ने। लेकिन जो हुमायूं टॉम्ब को रिपेयर करने का काम था, वो इनके टेन्योर पे हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आप लोगों के औरंगजेब की। अब जब औरंगजेब यहाँ पर आए, तो बहुत ही रिलीजियस इनटॉलरेंट इंसान, जिनको इस्लाम के अलावा कुछ बर्दाश्त ही नहीं है। जो इनके फादर थे शाहजहां, जब वो बीमार थे, तो उनकी इच्छा थी कि जो राजगद्दी हो ना, वो उनका जो बड़ा बेटा है दारा शिकोह, उनके हाथ में आए। लेकिन क्योंकि ये लोग वो सिस्टम तो फॉलो करते ही नहीं थे,
प्राइमोगेनिचर वाला, जिसमें जो बड़ा बेटा होगा उसके हाथ में आएगी। देखिए ये लोग फॉलो करते थे, हमने पढ़ा है कोपार्सनरी सिस्टम, जहां पे सब के बीच में वॉर होगा, बैटल होगा। और यही काम करा यहाँ पर औरंगजेब ने। उन्होंने एक बैटल लड़ा और अपने भाई दारा शुको को रास्ते से हटा दिया। उसके बाद जो और दो भाई थे उनको भी हटा दिया, एक को मार दिया और एक को जो है भेज दिया, यहाँ से भगा दिया। और फिर इवन अपने पापा को यानी कि शाहजहां को भी जेल में डाल दिया, रेड फोर्ट के। और फिर खुद जो है राजगद्दी संभाल ली और खुद को आलमगीर यानी कि कॉन्क्वेरर ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया। कहते हैं इनफाइडल्स के साथ तो उन्होंने बहुत ही दुर्व्यवहार करा था। जो भी उनके स्कूल से, हॉस्पिटल से, जो भी कुछ चीजें यहाँ पर हुआ करती थी, सब कुछ उन्होंने हटा दिया। इवन उनके मंदिर, चाहे वो सोमनाथ का हो चाहे मथुरा का हो, सब कुछ उन्होंने तुड़वा दिया था, क्योंकि बिल्कुल ही रिलीजियस इनटॉलरेंट इंसान ये थे। फिर हम बात करेंगे रेसिस्टेंस टू द मुगल्स। आखिर मुगल्स को किस किसने रोका था अपने एरिया में आने से? इसमें सबसे पहले आपके आएंगे पीजेंट के रिबेलियंस, क्योंकि भाई हाई हाई बहुत हाई टैक्सेस ये लोग ले रहे थे इनसे। तो जो जाट के पीजेंट्स थे, खासकर वेस्टर्न यूपी वाले, जब उनके यहाँ मुगल का एक ऑफिसर था, वो टैक्स लेने आया था उनसे, तो उन्होंने उसको मर्डर भी कर दिया, उसको मार ही दिया था। बात करें ट्राइबल्स की, क्योंकि ये बहुत हेवी टैक्सेस था तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे उन लोगों ने भी अपने एरिया में आने से इसको रोका था। अब चाहे वो आपके भील ट्राइब हो, चाहे वो आपके गोंड ट्राइब हो, और चाहे वो आपके संथल ट्राइब हो, सबने इन्हें अपने एरिया में आने से रोका था। साथ साथ जो आपकी रानी दुर्गावती थी, जो कि गढ़ किंगडम की थी, उन्होंने भी अकबर की बहुत बड़ी आर्मी से लड़ाई करी थी, ये जानते हुए कि बहुत बड़ी आर्मी है, इसको हराना बहुत मुश्किल है। और जब उनको लगा बैटलफील्ड में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, दिक्कत होने वाली है, तो उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी थी, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आई थी। अगर बात करें हम लोग राजपूत के सर्ज की, कि किस तरह से राजपूत यहाँ पर आते हैं, तो राजस्थान वैली एरिया से इन लोगों का राज शुरू होता है। बहुत बैटल करते हैं, बहुत वॉर होते हैं यहाँ पर। और इतने सारे वॉर होने के बाद यहाँ पे दो मेजर क्लैंस यानी कि दो मेजर ग्रुप इमर्ज होते हैं, जो कि अलग अलग रीजन्स में होते हैं। एक होते हैं मेवाड़ रीजन में, एक बेसिकली किंगडम है, और एक क्या है मारवाड़ का किंगडम है। अब राणा संघ, जो कि मेवाड़ के क्लैन से थे, 16 सेंचुरी में, जिन्होंने बहुत सारे राजपूत के अलग अलग क्लैंस को यूनिफाई भी करा था, कि इनका और बाबर के बीच में एक वॉर होता है, जिसे हम बोलते हैं बैटल ऑफ खावा, जो कि 1527 में होता है। और इसमें बाबर जो होते हैं वो जीत जाते हैं, और मुगल्स की यानी कि दोबारा से एक बार जीत होती है। यानी कि राणा संघ जो कि मेवाड़ के हैं, इनके और बाबर के बीच में एक बैटल होता है, नॉन एज बैटल ऑफ खावा। इसमें मुगल्स जीत जाते हैं। फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, जो कि 1576 में होता है। इसमें महाराणा प्रताप, जो कि मेवाड़ के होते हैं, और मुगल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक बैटल होता है। हालांकि जो महाराणा प्रताप थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, जिसका मतलब होता है छुपकर वॉर करना, जिसमें जो कुछ ट्राइबल वगैरह होते हैं ना, वो उनका साथ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको अपने लैंड की, फॉरेस्ट की, नदियों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तो वो लोग छुप कर आर्मीज पे, फोर्सेस पे वॉर करते हैं। इसे हम बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने यही किया था, जिसमें भिल जो आपकी ट्राइब थी ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था इनका, और जिसकी वजह से मेवाड़ का जो एम्बलम है, उसमें इनका भी हाथ है, उसमें इनका भी नाम है, इनको भी इसमें मेंशन करा गया। समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना आपका औरंगजेब की। अब औरंगजेब से बचने के लिए, औरंगजेब को हटाने के लिए, बेसिकली या मैं कहूँ औरंगजेब को अपने एरिया में ना आने के लिए, दुर्गादास राठौर जी ने, जो कि मारवाड़ के थे, उन्होंने भी बहुत ज्यादा अपना कोशिश करी, और उन्हें अपने एरिया में नहीं आने दिया, जो कि जोधपुर के थे। और ये है आपका आज का जोधपुर। फिर अगर मैं नेक्स्ट बात करूं अहोम्स की, अहोम्स जो कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में थे। 13 सेंचुरी में ये म्यांमार से मैं कहूंगी माइग्रेट होकर, म्यांमार से हटकर ये लोग कहाँ पर आ गए थे, नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया में, हमारे इंडिया के ब्रह्मपुत्र वैली के पास ये लोग आ गए थे। और यहाँ आकर इन्होंने अपना किंगडम को स्टैब्लिश करा। दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, इन्होंने इन दोनों को ही अपने एरिया में आने से रोका था। तो बहुत अच्छे थे ये लोग भी। इन्होंने ना एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, जिसे हम बोलते हैं पाक सिस्टम। इसका मतलब क्या था, कि जो भी आपके एरिया में जो एबल बॉडीड मेन है, जो अच्छे खासे नॉर्मल लोग हैं, यहाँ पर चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उनको यहाँ पर दो कंडीशन दी गई, कि या तो पब्लिक सर्विस करो, ये काम वाम करो, या फिर आप लोग मिलिट्री में आ जाओ। आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। इसके बदले आपको लैंड का अधिकार दिया जाएगा। लैंड नहीं दिया जाएगा, ओइंग राइट्स नहीं है, आपका लैंड नहीं हो गया वो। बस आपको लैंड का एक अधिकार दिया जाएगा, कि आप इस लैंड पे किसी से भी खेती यहाँ पर करा सकते हो, और जो भी इससे पैसा आएगा आप उससे अपनी आर्मी को मेंटेन कर सकते हो। इससे क्या हुआ, कि जो किंग है उसको कोई परमानेंट आर्मी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सिस्टम आगे भी आएगा अलग अलग नामों से। बस यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर किंग कुछ नहीं कर रहा है। किंग बस लोगों को लैंड के अधिकार दे रहा है। इसके बदले कह रहा है कि तुम यहाँ पे लैंड पे खेती कराओ, जो रेवेन्यू आएगा तुम इससे अपना काम करो, आर्मी मेंटेन करो, और जब भी मैं
तुमसे आर्मी मांगूंगा, तुम मुझे अपनी आर्मी को दे देना। अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ सरायघाट, जो कि 1671 में होता है, ब्रह्मपुत्र वैली में ये होता है। अब ये किसके बीच में हो रहा है? ये होता है अहोम्स, जो कि लचित बोरफुकन के अंडर होता है। इसमें गुरिल्ला वॉरफेयर ही करते हैं ये लोग, और मुगल्स की बहुत बड़ी आर्मी के बीच में ये होता है। उसके बाद हम बात करेंगे राइज ऑफ सिख। अब किस तरीके से सिख जो है वो 15 सेंचुरी के अंदर, अब 15 सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 1401 से लेकर के 1500 तक का जो टाइम होता है, विच इज कॉल्ड 15th सेंचुरी। अब सिख है तो उनसे ऊपर है, ये राजपूत से ऊपर। अब यहाँ पे आते हैं आपके फर्स्ट जो बिल्कुल फाउंडर है सिखिज्म के, वो आपके हैं गुरु नानक देव। इन्होंने क्या किया था? एक स्पिरिचुअल मूवमेंट चलाया था शुरुआत में तो, कि जो भी इनके फॉलोअर्स थे उन्हें हम कहते थे सिख। लेकिन जब जहांगीर ने गुरु अर्जुन को बहुत ही टॉर्चर करके मार दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था, इसके बाद से जो उनका बेटे है हरगोबिंद ने, उन्होंने देखा कि भाई ये स्पिरिचुअल मूवमेंट तो नहीं बन सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा? एक मिलिट, अब सब लोगों को मार्शल ट्रेनिंग देनी होगी और सिख की एक आर्मी लानी होगी। इन्होंने वही काम करा था यहाँ पर, जिसके बाद से जो गुरु तेज बहादुर आते हैं, जो और बाद के गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर, उनको उनसे ना कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हमें ना रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दो, हमारे रिलीजियस को ना बहुत प्रोसिक्यूट करा जा रहा है, तो प्लीज हमें उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। अब इन्होंने यही करा था, और औरंगजेब ने इसके बदले उन्हें कहा था कि तुम हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो, तो उन्होंने नहीं करा, और उनको चांदनी चौक में सबके सामने उनका सर कटवा दिया गया था। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी, जो कि लास्ट और 10th सिख गुरु थे, उन्होंने खालसा को स्टैब्लिश करा 1699 में, जो कि इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो कम्युनिटी है सिख की, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका काम क्या है कि जो भी ऑपरेस कर रहा है उन लोगों को, उनके खिलाफ अपने लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करना, इक्वालिटी देना, और सिख का जो फेथ है, जो उनका बिलीफ है, उसको बचा कर रखना ऑपरेशन के अगेंस्ट, चाहे वो इस्लाम के द्वारा हो रही हो चाहे किसी के भी द्वारा हो रही है। फिर हम बात करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब की, जो कि होली टेक्स्ट है, आप लोगों को पता है उनका, जिसको कंपाइल करा गया था गुरु अर्जन जी के द्वारा, जिसमें बात करते हैं हम ट्रुथफुलनेस की, सच्चाई की, कंपैशन से जिंदगी जीने की, और खुद पे सेल्फ कंट्रोल रखने की। कहते हैं मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद बहुत सारे जो सिख की छोटे छोटे से एरियाज थे वो पंजाब में आ रहे थे, जिन सबको यूनिफाई करा रंजीत सिंह ने, महाराजा रंजीत सिंह, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट में और कश्मीर में जिनका बहुत अच्छा राज रहा। इवन सिख के एम्पायर को दोनों से, ब्रिटिशर से भी और मुगल के छोटे छोटे टुकड़ों से, उन लोगों से 19th सेंचुरी के मिड तक, यानी कि 1850s के अराउंड तक सिख एम्पायर को बचा के रखा था महाराजा रंजीत सिंह ने। अब अगर बात करूं मैं दिल्ली सल्तनत के अंडर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा था, इसमें जो सल्तनत होता है ना, उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती है, यानी कि सारा काम, जो मेन ड्यूटीज होती है, वो सब सल्तनत के पास, यानी कि सुल्तान के पास होती है, चाहे पॉलिटिकली और चाहे मिलिट्रली। सब पावर जो है वो किसके पास है? सुल्तान के पास। इसके अंदर जो हेल्प करेंगे इनको, वो करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसमें ड्यूटीज कौन कौन सी आई? पहली, अपने टेरिटरीज को डिफेंड करना, टैक्स इसको कलेक्ट करना या करवाना, पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करना, और एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना। अब ये एकता सिस्टम क्या होता है? एकता सिस्टम का मतलब आप जरा पाइक सिस्टम से जोड़ के देखना। इसमें क्या कर रहा है, जो किंग है वो इक्तादार्स को, यानी कि ऑफिसर्स को एक लैंड प्रोवाइड कर रहा है, इस लैंड को हम बोलते हैं इक्ता। इस पे उसको मिलेंगे रेवेन्यू के राइट्स, कि यहाँ पर वो जिससे चाहे खेती कराकर यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है, और फिर इस पैसे से वो या तो वो सोल्जर्स को मेंटेन करेगा और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, और जो बाकी का पैसा बचेगा वो उनकी अपनी सैलरी होगी। लेकिन जब भी उनको किंग को सोल्जर्स की जरूरत होगी, वो उनको सोल्जर्स को प्रोवाइड भी करेगा। वही वाली बात हो गई ना, एक तो आपकी पाइक सिस्टम वाली, किंग ने लैंड दिया, लैंड के अधिकार दिए, रेवेन्यू यहाँ से जो आएगा खेती कराकर आप उस रेवेन्यू से सोल्जर्स को मेंटेन करो, अपना खर्चा भी निकाल लो, और जब भी मैं सोल्जर्स मांगू आप लोग मुझे सोल्जर्स को दे देना। नेक्स्ट हम बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सब काम कैसे चल रहा था। अकबर का ना बड़ा अच्छा एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स थे। सबसे पहले थे दीवान, जिनका काम था फाइनेंसेस को मैनेज करना। एक थे आपके मीर बख्शी, जिनका काम था मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करना। खान ई सामान, जो कि ट्रेड को, एग्रीकल्चर को, पब्लिक कामों को, उन सबको मैनेज करते थे। और सद्र, जो कि एजुकेशन जैसे चीजों को मैनेज करते थे। अब अगर बात करूं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था मनसबदारी सिस्टम। इक्तादारी पहले कर चुके हैं दिल्ली सल्तनत वाले, और मनसबदारी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मुगल। इसका भी सिंपल सा अर्थ वही था कि इसमें जो ऑफिसर्स हैं उन सबको एक मनसब, यानी कि एक रैंक दी जाएगी, जिस रैंक के अकॉर्डिंग उन लोगों को सोल्जर्स, हॉर्सेस और एलिफेंट्स वगैरह को मेंटेन करना होगा। इन ऑफिसर्स को कहा गया मनसबदार। अब यहाँ पर भी वही है, उनको सोल्जर्स, एलिफेंट्स को मेंटेन करना होगा, और उसके लिए उनको पहले हमने एक रैंक दे दी, जितनी अच्छी उनकी रैंक होगी उतना अच्छा जो उनको पैसा मिलेगा।
उनको भी लैंड रेवेन्यू के अधिकार दिए गए कि आपके पास ये लैंड है, आप इससे रेवेन्यू कलेक्ट करो, आप इससे टैक्सेस लो, उस टैक्सेस से आप सोल्जर्स, एलिफेंट्स को सबको मेंटेन करो। जब भी मुझे नीड हो किंग को, आप मुझे दे दो और जो बचा हुआ पैसा है वो सब आप अपने पास रख लो। अच्छा, क्योंकि इनको लैंड दिया गया, जागीर दिया गया, तो इनको जागीरदार भी कहा गया। तो इनका पेमेंट कैसे हो रहा था? वही लैंड असाइनमेंट के थ्रू इनका पेमेंट भी हो रहा। बात करें अकबर का, ना एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था तोदरमल। इन्होंने एक बहुत अच्छा सा एक रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था बेसिकली, जहां पे उन्होंने बहुत सारी क्रॉप का सर्वे किया था कि वो कितना यील्ड प्रोवाइड कर रही है, यानी कि कितना प्रोडक्शन वो दे रही है और उनके प्राइसेस क्या क्या है। और उन्होंने फिर हर एक प्राइस का, हर एक क्रॉप का एक प्राइस को जो है उन्होंने सेट करा था, जिसकी वजह से रेवेन्यू कलेक्शन बहुत आसान भी हुआ और बहुत बढ़ भी गया था। अब अगर बात करें लोगों की जिंदगी उस टाइम पे कैसी चल रही थी, तो वो पैसा वाला सब कुछ था, अच्छा खासी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सब वहां पर थी। एक यहाँ पर था सिल्वर कॉइन और एक यहाँ पर था कॉपर कॉइन। सिल्वर कॉइन जिसे कहा गया रुपया और कॉपर कॉइन जिसे कहा गया ग्राम, ये सब यहाँ पर चल रहे थे। बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी काफी फ्लरिश कर रही थी उस टाइम पे। एग्रीकल्चर जो है सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट था। अच्छा, दो क्रॉप्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होती थी, ग्रो होती थी। एक थी फूड क्रॉप्स, जिसमें जो खाने वाली क्रॉप्स होती है, सीरियल्स, पल्सेस, ये सब चीजें। और एक थी नॉन फूड क्रॉप्स, जिसमें कॉटन, फाइबर, जूट, ये सब चीजें हुआ करती थी। इन सब का प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें अदर एक्टिविटीज की, जो बाकी भी कुछ एक्टिविटीज हो रही थी, तो जो आपके क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे थे। अब इसमें कुछ गुड्स का एक्सपोर्ट हो रहा था तो कुछ गुड्स का इंपोर्ट हो रहा था। एक्सपोर्ट का मतलब जो हम अपने यहाँ से कहीं बाहर देशों में कोई चीज भेज रहे हैं, और इंपोर्ट का मतलब जब हम बाहर देशों से अपने यहाँ कुछ मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल्स का और क्राफ्ट का, क्योंकि वो हमारे इंडिया में बहुत अच्छी थी तो हम दूर दूर देशों में उनको भेजा करते थे। इंपोर्ट हो रहा था सिल्क का, मेटल्स का, लग्जरी गुड्स का, क्योंकि वो बाहर देशों में बहुत अच्छी हुआ करती थी। अब हम बात करेंगे हुंडी सिस्टम की। इसका मतलब होता है एक रिटर्न ऑर्डर। बेसिकली क्या था, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता था। एक हुंडी था, एक मैं कहूँ चेक के रूप में वर्क करता था, कि जिसमें ना जिस पर्सन के पास ये हुंडी है, अगर वो किसी और पर्सन को वो देगा तो उसके बदले उसको पैसा मिल जाएगा। या तो जिसका नाम लिखा है उसको पैसा मिल जाएगा, अगर उस पैसा लिखा है तो जैसे आज के रूप में चेक वर्क करता है ना, कि अगर चेक में लिखा है सेल्फ तो आपको पैसा मिल जाएगा, अगर किसी का नाम लिखा है तो उसके अकाउंट में चला जाएगा। सेम यही काम यहाँ पे हो रहा था हुंडी सिस्टम के द्वारा। अब जब भी लोग ट्रेड करते थे शिप वगैरह में, तो वो लोग इस हुंडी को अपने साथ लेके जाते थे। अब इससे क्या हो रहा है, उनको कोई कैश को मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, कैश को कैरी करने की नीड नहीं थी। इससे चोरी होने का डर भी नहीं था कैश को उतने लॉन्ग डिस्टेंस पे, और आराम से जो है ट्रेड भी हो जाता था। ये काफी अच्छा जो है सिस्टम हुआ करता था। लास्ट अगर बात करें लास्ट टॉपिक की, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, तो भाई स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन 1600 तक आते आते इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत बढ़ गया इंडिया में। बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस जो है प्रेजेंट्स पे लगाए जाने लग गए। प्रोड्यूस उनका बहुत कम हो रहा था, लेकिन टैक्सेस उन पे बहुत लगाए जाते थे, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग थे और बॉन्डेड लेबर में लग गए थे, जिसका मतलब होता है बिना पैसों के या फिर बहुत कम पैसों के साथ काम करना। अब जो क्राफ्ट पर्सन है, लेबरर्स वगैरह है, उन लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करी। और जो मेन अब पैसा रह गया, जो वेल्थ रह गई, वो सब उन रूलर्स के हाथ में, नॉबल्स के हाथ में, मर्चेंट्स के हाथ में रह गई। तो नॉर्मल लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। एंड दैट वाज होल ऑफ योर चैप्टर। थैंक यू सो मच। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना, और नेक्स्ट वीडियो में किसकी लेकर आऊं आप लोग मुझे वो भी बताना। थैंक यू सो मच।